अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी विच इज एंजाइम्स। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जो भी मेरी वीडियोस को व्यूज़ करते हैं, सो प्लीज़ गाइस यू मस्ट बी सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। सो जो भी मैं वीडियो डालूंगी नहीं आपके पास फ़ौरन अपडेट आएगी। और सेकंड बात ये है कि मैं जो रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालती हूँ, तो जो आप लोग के पेपर्स जो हैं वो मार्च या अप्रैल में होंगे, तो इंशाल्लाह हमारा पूरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग कोई और सब्जेक्ट्स भी जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, तो वो भी मैं आसानी से पढ़ा सकती हूँ। तो अगर आप वो भी चाहते हैं सो प्लीज़ आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि लाइफ जो पॉसिबल नहीं है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल के बगैर। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल क्या है कि जैसे कि हम लोग जो है मेटाबॉलिक में आ जाता है एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जिसमें हम लोग चीज़ों को तोड़ के दूसरे कंपाउंड बनाते हैं या चीज़ों को जोड़ के दूसरे कंपाउंड बनाते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ के बगैर लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, this in turn depend upon कैटालिटिक मॉलिक्यूल कॉल्ड एंजाइम्स। ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैटेलाइज करने के लिए हमें कुछ कैटालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। उनको हम जो ये बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, विदाउट एंजाइम्स के बगैर डायनामिक स्टेट ऑफ द सेल वुड सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, स्टेडी स्टेट जो है सेल की वो सीज हो जाएगी, मतलब कि रुक जाएगी। ओके, लाइफ इज अ मैश वर्क इन्वॉल्विंग अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लाइफ जो हमारी इसलिए परफेक्ट चल रही है क्योंकि हम लोग जो है परफेक्ट कोऑर्डिनेशन करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और कोऑर्डिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो केमिकल रिएक्शंस का है। ठीक है, some of these reactions result in synthesizing large molecules, okay, in cleavage large molecules. ठीक है, and still other either utilize or energy or liberate energy. ठीक है, इन केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, या तो हमारे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंथेसाइज हो रहे हैं या लार्ज मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, और इन सिंथेसाइजिंग और टूटने से क्लेवेज से हमें एनर्जी रिलीज हो रही है या हम एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, all these reaction would occur very slowly at low temperature and atmospheric pressure। सारे रिएक्शन जो हैं वो बहुत हल्के से हो रहे, बहुत स्लोली हो रहे और बहुत ही कम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रोसेस को जल्दी से करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम जो है वो एंजाइम्स यूज करते हैं। दिस कंडीशन अंडर विच लिविंग सेल carry on their life processes। ठीक है, in the living system these reaction proceed at extremely high rates। ठीक है, लिविंग सिस्टम में क्या होता है कि ये प्रोसेसेस जो होते हैं ये इनके बहुत ज़्यादा ही हाई रेट्स होते हैं। ठीक है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस ऑफ बायो कैटलिस्ट व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग सिस्टम। ठीक है, कैटलिस्ट हम जो है केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, बट जो चीज़ बायो के अंदर आ जाती है, ह्यूमन के अंदर आ जाती है, किसी भी लिविंग थिंग के अंदर आ जाती है, तो फिर हम उनको कैटलिस्ट से बायो कैटलिस्ट बोलने। और वो बायो कैटलिस्ट कौन है, एंजाइम्स। एंजाइम की वजह से जो ये रिएक्शन है जो इतना टाइम लेते हैं, इतना देर से होते हैं, इतना स्लो होते हैं, वो इतना ही फास्ट होते हैं, और इतना ही फास्ट होते हैं, और इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बहुत हाई होता है। ठीक है, द बायो कैटलिस्ट जो है वो एंजाइम्स है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। एंजाइम मीन्स इनका मतलब है इनसाइड और जाइम का मतलब है ईस्ट। ठीक है, द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिक विलियम कूने 1878। ठीक है, ये जो एंजाइम की टर्म है वो फ्रेडरिक विलियम कूने ने डिस्क्राइब करी थी या डिफाइन करी थी, सबसे पहले इन्होंने ही यूज करी थी 1878। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
Enzyme may be defined as organic substance capable of catalyzing specific chemical reactions in the living system. ठीक है, enzymes जो है वो organic substance है, organic substance जो catalyze करें specific chemical reactions को living system के अंदर। बोला गया कि सिर्फ enzymes जो है प्रोटीन से नहीं बने हुए, कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे enzyme बने हुए हैं, और वो है RNA। तो 1980 में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस सैश एंड सिडनी ऑल्टमैन। इन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ बायोमोलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स हैं जो आरएनए से बने हुए हैं, आरएनए से बने हुए हैं, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और वो भी एंजाइम की तरह काम करते हैं, ठीक है। These molecules are called ribozyme. उनको फिर enzyme की जगह बोला गया ribozyme, ठीक है, which catalyze reaction involved in processing genetic information to be used in a cell, but generally enzymes are proteinaceous in nature, ठीक है। ये बोलना है कि ये जो राइबोजाइम्स हैं ये उस जगह यूज होंगे जब जहाँ पे जीन्स आ जाएंगे, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को हमें ट्रांसफर करना होगा, कैरी करना होगा, तो उस जगह जो एंजाइम्स यूज होंगे वो राइबोजाइम होंगे, और वो राइबोजाइम जो है वो आरएनए से बने हुए होंगे। लेकिन अगर हम ऐसे कैजुअली बात करें और लोअर बात करें तो एंजाइम जो है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर है। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ आवर बॉडी एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ओनली 10% आर मेड अप ऑफ राइबोजाइम्स। हम इनको अपनी गिनती में नहीं लाते, हम मेजॉरिटी बात करते हैं कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं एंजाइम्स के, ठीक है। सो हम देखते हैं वन बाय वन कैरेक्टर्स, ठीक है। एंजाइम जो है वो बायोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोड्यूस इन प्रोटोप्लाज्म, सिंथेसाइज इन सेल, ठीक है। एंजाइम जो है बायोकैटलिस्ट हैं जो प्रोटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं और सेल इनको सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम, प्रोटीन से राइबोजाइम बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। सो यही है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ज़्यादा एंजाइम जो है प्रोटीनेशियस इन नेचर है। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन विद हायर मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूलर बहुत 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 बड़े हैं, बहुत लार्ज इन साइज है, ठीक है। लाइक प्रोटीन जो है बहुत ही लार्ज इन साइज है, मैक्रोमोलिक्यूलर है, और इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है। लेकिन ये प्रोटीन्स जो हैं जितने भी हाई मॉलिक्यूलर, जितने भी बड़े ही क्यों ना हो, पर ये जो है हमारे बॉडी में बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। Then they are either consist of protein, या इसके एग्जाम्पल है अमाइलेज और पेप्सिन, और मे कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट, उसको बोलते हैं एसिटाइल को, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो या तो पूरे प्रोटीन्स के बने हुए हैं, सही है, समझो ये एक प्रोटीन है, या ये दूसरा प्रोटीन है। मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है। हम कोई और कलर ले लेते हैं ताकि हमें डिस्टिंग्विश हो जाए। वी हैव टेकन ब्लू, ओके। तो ये जो बना हुआ है ये पूरा प्रोटीन से बना हुआ है, और इसमें ये कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट है। जो पूरे प्रोटीन से बने हुए हैं एंजाइम्स, उनको हम बोलेंगे, उनकी एग्जाम्पल है अमाइलेज और पेप्सिन। ये दिमाग में बैठा दे, सिर्फ यही दो एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी पूरे कोर्स में जो सिर्फ प्रोटीन से बने हुए हैं। 100% ये एंजाइम जो हैं प्रोटीन से बने हुए होंगे, 100%, ठीक है। और इनमें 5 to 10% या 1% जितना भी कहें आप, वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इनमें कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं, लाइक इसमें ये जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। सो यही है। नंबर 3 पॉइंट है वेट। नंबर 3 पॉइंट क्या बोल रहा है, एंजाइम जो है, ठीक है,
हम इनको टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि ये जिस सेल में पैदा हुए हैं उसी सेल में काम करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं एंडो एंजाइम। ठीक है, वेट एंडो एंजाइम। और वो एंजाइम जो सेल में तो पैदा हुए लेकिन सेल के बाहर जाके एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, अपना काम करेंगे, तो उसको बोलते हैं एक्सो एंजाइम। एक्सो एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो है बहुत ही स्पेसिफिक है अपनी नेचर में। ठीक है, एग्जाम्पल दूं, ये क्या है, एक एंजाइम है, फर्ज कर ले एंजाइम की एक्टिव साइट है। ठीक है, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट आके बैठेगा, उसको हम बोलते हैं, जो रिएक्टेंट है वो आके बैठेगा अपनी एक्टिव साइट पे, फिर रिएक्शन होगा। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये समझे, ये एक सबस्ट्रेट है और ये दूसरा सबस्ट्रेट है। ठीक है, जब ये जाके इधर बैठेगा तो रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर जब ये जाके इधर बैठेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ इसके लिए स्पेसिफिक है, इस वाले एंजाइम के लिए, इस वाले एंजाइम के लिए ये स्पेसिफिक नहीं है। तो इसीलिए एंजाइम बहुत स्पेसिफिक है अपनी नेचर में और अपने एक्शन में। ठीक है, अब दूसरा है, दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट। मैंने आपको जैसे ऊपर ही बताया कि एंजाइम का बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट है, इसकी वजह से इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। ठीक है, दे हैव पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। उस साइट को क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। अभी मैंने आपको एक्टिव साइट बना के दिखाई कि समझो एक ये एंजाइम है पूरा, उसकी एक पर्टिकुलर साइट होगी जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होगा और फिर ना रिएक्शन होगा। तो जहाँ पे आगे सबस्ट्रेट अटैच होता है और प्रोडक्ट निकलता है, तो उस जगह को बोलते हैं एक्टिव साइट। अब ये है यहाँ आपकी एक्टिव साइट है। ठीक है, एक्टिव साइट। ठीक है, एंजाइम जो है वो enzyme activity can be accelerated by certain ions or salt called activator। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, लेकिन अगर उनमें कोई आयंस ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो उनकी उसको और बढ़ाएं, तो जो उनके रेट ऑफ रिएक्शन को और बढ़ाएं, उनकी और फास्टर रिएक्शन, उसको एक्टिवेटर बोलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि एंजाइम जो है वो, कुछ एंजाइम जो है वो 100% प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, वो एक्टिवेटर्स ही होते हैं जो एंजाइम में ऐड होते हैं, ताकि एंजाइम जो है बहुत अच्छे तरीके से, फास्ट तरीके से अपना काम करे। ठीक है, तो ये है बात यहाँ पे। एग्जाम्पल आगे, मैग्नीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन। एंजाइम कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर कॉल्ड इनहिबिटर। एग्जाम्पल, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, पीएच एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पे डिस्क्राइब करे हुए हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा एक, या पीएच ज़्यादा हो जाएगी, या कुछ हो जाएगा, तो एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, एंजाइम अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा। और कुछ ऐसा भी मौका आ जाता है जहाँ पे एंजाइम बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाता है, बिल्कुल ही डीजेनरेट हो जाता है कि बिल्कुल भी अपना काम बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, आगे, एंजाइम जो है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, दे वर्क इन स्पेसिफिक फील्ड। ये सब पीएच, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि फैक्टर्स इसी चैप्टर में मौजूद हैं, उसमें हम पढ़ लेंगे। दे रिमेन केमिकली अनचेंज्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ, बताती हूँ मैं यहाँ। ठीक है, एंजाइम जो है ना, आपको बताती हूँ, अगर रिएक्शन है, एक रिएक्शन, उसमें मैंने ना क्या 10 ग्राम एंजाइम लिया। ठीक है, 10 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट निकला। ठीक है, प्रोडक्ट में भी, प्रोडक्ट के साथ भी 10 ग्राम एंजाइम होगा। ठीक है, ठीक है, 10 ग्राम एंजाइम होगा। भले हमने इसको अभी, अगर हमने इसको इस फॉर्म में डाला हो, एंजाइम को हमने इस क्यूब फॉर्म में डाला हो, मैं आपको दिखाती हूँ,
क्यू फॉर्म में डाला हो, और यहाँ पे हमें मिल ये इन द फॉर्म ऑफ पाउडर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर रहा है एंजाइम। तो शेप से हमें कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। एंजाइम जितना गया था उतना ही निकला है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एंजाइम जो है केमिकली अनचेंज होता है ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन। वो रिएक्शन में मिक्स नहीं होता, वो जस्ट रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट एंजाइम जो है वो 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है। वो 3 डायमेंशनल, जैसे हमने प्रोटीन्स में एक वो था टॉपिक, उसमें प्राइम शेप्स होती हैं एंजाइम की, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन, क्वार्टनरी। तो एंजाइम जो है वो 3D स्ट्रक्चर है, तो वो टर्शियरी और क्वार्टनरी प्रोटीन में स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। Every enzyme specifically react with special substance called substrate, ठीक है। कुछ एंजाइम, सारे एंजाइम अपने रिएक्ट करते हैं स्पेशल सब्सटेंस से या स्पेसिफिक सब्सटेंस से। जो सब्सटेंस या रिएक्टेंट से वो रिएक्ट करेंगे उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट, ठीक है। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट अब आ गई। Each enzyme has a special charge placed to fit the substrate called active site. Active site पे ना स्पेशल चार्ज होते हैं एंजाइम की, ठीक है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो पहचान लेता है कि एंजाइम पहचान लेता है कि ये मेरा ही सबस्ट्रेट है, और फिर उसी के साथ ही वो रिएक्शंस करता है, ठीक है। Which is complementary in shape, which is complementary is shape to the shape of substrate, और वो ज़रूरी है उसका ये एंजाइम है, और सबस्ट्रेट का शेप सेम ही होगा, ठीक है। The charge and shape of the active site is formed by some amino acid present in the polypeptide chain of active site of the enzyme, ठीक है। अब एंजाइम में आ जाते हैं 2 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, एक जो होते हैं मेजर अमीनो एसिड और एक होते हैं माइनर अमीनो एसिड। मेजर अमीनो एसिड है वो जो है सिर्फ एंजाइम की शेप में और उसमें काम आते हैं, लेकिन माइनर अमीनो एसिड जो है वो एक्टिव साइट पे जो चार्ज बियरिंग चार्जेस कैसे डिस्क्राइब हो, कैसे जाके उस पर पढ़ रहे हैं एक्टिव साइट पे, कैसे हम उनको सेटल आउट करें, उसमें सब माइनर अमीनो एसिड्स काम आते हैं, ठीक है। चूँकि पॉलीपेप्टाइड चेन में मौजूद होते हैं प्रोटीन्स की ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। द अमीनो एसिड which from active site come close to arrange in a specific way to coil and fold within a globular system, ठीक है। अमीनो एसिड जो है, ठीक है, ये अमीनो एसिड जिन्होंने एक्टिव साइट बनाई उन्होंने एक्टिव साइट से ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अरेंज होते हैं स्पेसिफिक मैनर में, और फिर वो क्वाइल हो जाते हैं और फोल्ड हो जाते हैं विद इन अ ग्लोब्यूलर सिमेट्री, ठीक है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज 2 रीजन, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इसके 2 रीजन है, एक है बाइंडिंग और एक है कैटालिटिक। मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बाइंडिंग जब होगा जब एक सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए तो उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब फिर जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, कैटालिसिस होगी असली जगह, जब कैटालिसिस शुरू होगी और फिर प्रोडक्ट बन जाएगा और फिर एंजाइम अलग हो जाएगा उससे, तो उसको बोलेंगे कैटालिटिक साइट, ठीक है। बाइंडिंग साइट एक रीजन है, ठीक है, रीजन है एक्टिव, बाइंडिंग साइट रीजन है एक्टिव साइट का, ठीक है। वहाँ पे अमीनो एसिड मेक टेम्पररी बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अमीनो एसिड मीन्स एंजाइम समझने या एक्टिव साइट जो भी हम स्पेसिफाई करते हैं, हम एंजाइम की बात ही कर रहे हैं। On the other hand, some amino acids are responsible for catalytic activity, therefore it is called catalytic site.
वही बताया कि कैटालिसिस जब स्टार्ट होगी सबस्ट्रेट जाके मिलेगा एंड देन फिर कैटालिसिस स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम निकल जाएगा। इस पूरी साइड को बोलते हैं कैटालिटिक साइट। ठीक है, अब यहाँ पे है स्ट्रक्चरल पार्ट। बिसाइड एक्टिव साइट, some enzymes are completely made up of protein only, while the other are made up of protein and non-protein part। वो मैंने आपको पहले बताया कि कुछ एंजाइम जो है वो 100% प्रोटीन से बने हुए होते हैं, कुछ 90 to 95% प्रोटीन से बने होते हैं, 5 to 1% इनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। These enzymes are called conjugate enzyme। ठीक है, जो एंजाइम जिसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का भी नाम दिया हुआ है। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको बोलेंगे कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन वाला एंजाइम को बोलेंगे कॉन्जुगेट एंजाइम, नॉन प्रोटीन एंजाइम मतलब कॉन्जुगेट एंजाइम उसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे कोफैक्टर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट। ये रिस्पॉन्सिबल है कि अटैचमेंट हो सबस्ट्रेट की आके एक्टिव साइट से। सो कोफैक्टर इसीलिए होते हैं, और फिर ये लोग जो है कोफैक्टर कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। कोफैक्टर जो है वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो मे बी मेटेलिक आइंस होंगे कुछ भी जो इनऑर्गेनिक हो, और इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर हैं वो डी अटैचेबल है, मतलब हम इनको जब भी चाहें अटैच कर सकते हैं, जब भी चाहें डी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो डी अटैचेबल है उसको एक्टिवेटर बोलेंगे। ये पहला कोफैक्टर आ गया। ठीक है, बिकॉज दे गेट अटैच एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग। ठीक है, दूसरे कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक है वो भी दो टाइप्स में डिवाइड हुए हुए हैं, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ वाइटामिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लाइक निकोटीन एंड फ्लेविन इन NAD and NFAD respectively. They behave like inorganic cofactor, attach at the time of substrate binding and detachable. ठीक है, the other type of organic cofactor is prosthetic group. It is bonded covalently and permanent part of enzyme, that is do not detach. Example, magnesium containing porphyrin in chlorophyll. ठीक है, अब मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। जो एंजाइम जिनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है उसको कॉन्जुगेट एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आज कॉन्जुगेट एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर 3 तरह के हैं। वैसे हम उनको अगर काउंट नंबरिंग देखें, लेकिन अब उनको देखें तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बेसिस पर डिवाइड करा हुआ है। इनऑर्गेनिक में एक ही आ जाता है जिसको बोलते हैं एक्टिवेटर। ठीक है, उसके अंदर मेटालिक आयंस वगैरह होंगी और एट द टाइम ऑफ जब सबस्ट्रेट आएगा वो जाके एंजाइम से अटैच हो जाएगा, जब उसका काम हो जाएगा वो एंजाइम से डी अटैच हो जाएगा, तो वो डी अटैचेबल, अटैच और डी अटैच होगा। फिर ऑर्गेनिक में आ जाए तो ऑर्गेनिक में हमें दो और मिलेंगे, एक का नाम है कोएंजाइम और एक का नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम जो है वो विटामिन से डेरिवेटिव हुआ है, और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स भी डिस्क्राइब किए हुए उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। कोएंजाइम भी एक्टिवेटर की तरह है, जब उसका काम होगा आके अटैच होगा फिर डी अटैच हो जाएगा। लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये कोवेलेंटली अटैच है, कोवेलेंटली कभी भी डी अटैच नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि हमारे पास क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के अंदर पोरफायरिन रिंग होती है, 4 होती हैं, और मैग्नीशियम बीच में होता है और इन चारों को जोड़े रखता है और वो कभी भी डी अटैच नहीं होता। ठीक है, ये था हमारे पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम। और दूसरा है द कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड एपोएंजाइम। इट डज नॉट वर्क सेपरेटली. It activated enzyme consists of polypeptide chain and cofactor is collectively called haloenzyme. ठीक है, अब मैं इसको यहाँ डिस्क्राइब कर देती हूँ। ठीक है, कॉन्जुगेट एंजाइम। ठीक है, ये है प्रोटीन
और नॉन प्रोटीन पार्ट पे कंसिस्ट, ठीक है, नॉन प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट दोनों को मिला के बोलते हैं हेलो हॉलो जो भी एंजाइम। ठीक है, कॉन्जुगेट पार्ट में नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट को, नॉन प्रोटीन पार्ट को वैसे अलग से बोलते हैं कोफैक्टर। प्रोटीन पार्ट को जब देखो प्रोटीन पार्ट मौजूद है, अब जब तक सब्सटेंस नहीं आ रहा, सबस्ट्रेट नहीं आ रहा, तो नॉन प्रोटीन पार्ट जो डी अटैचेबल है वो भी आके इससे अटैच नहीं हो रहे। उस वक्त जो एंजाइम कहलाएगा उसको कॉन्जुगेट एंजाइम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एपो एंजाइम। और फिर वो रिएक्ट भी नहीं करेगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी नहीं होगा। जब इन सबस्ट्रेट आएगा तो कोफैक्टर आएगा, फिर कोफैक्टर आके इसके साथ अटैच होगा, फिर ये काम करेगा। जब कोफैक्टर आके एपो एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो दोनों को साथ मिला के बोलते हैं हॉलो एंजाइम। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है पेप्सिन इज एन एंजाइम जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इस्तेमाल होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिन स्टमक का। इज इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन, वो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। सही है, पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एट its active site to block. When pepsinogen act with HCl, the additional polypeptide removed and become active from pepsin. ये लिखा हुआ है कि पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव होता है, कोई काम नहीं करता, क्योंकि उसकी जो एक्टिव साइट है वहाँ पे कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होते हैं जो इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक किए हुए होते हैं। जब HCl आता है वो जाके इन पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव करता है, फिर वो जो पेप्सिनोजेन है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में और फिर काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है, एंजाइम का एक्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। हमने जैसे पहले डिस्कस करा कि सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, सही है। ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शंस में, ठीक है, the substrate bind to active site of the enzyme and form enzyme substrate complex. That substrate convert into product but remain attached with enzyme and form enzyme product complex, and then product release from active site of enzyme. The quantity and shape of enzyme remains same before and after the chemical reaction, ठीक है। बोले एक एंजाइम जो है जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, सबसे के साथ जुड़ जाएगा, तो बोले एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसको बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में और फिर हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से प्रोडक्ट निकल के चला जाएगा और एंजाइम रह जाएगा। तो दो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जब एक एंजाइम के साथ किसी सबस्ट्रेट का रिएक्शन होता है। एक होता है एंजाइम सबस्ट्रेट और एक होता है एंजाइम प्रोडक्ट। In order to explain the mode of action of enzyme, two models were present. कि एंजाइम काम कैसे करता है उसके जैसे दो मॉडल डिस्क्राइब किए गए, एक है लॉक एंड की मॉडल एंड सेकेंड वन इज इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल वो जो है जिन साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था या डिस्कवर किया था उनका नाम है एमएल फिशर, और 1898 में उन्होंने ये डिस्कवर किया था या प्रपोज किया था, ठीक है। इस मॉडल के रहते हुए इनका ये मानना था कि जब इन सबस्ट्रेट आके एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके अटैच होता है तो एक्टिव साइट का शेप वही रहता है जो सबस्ट्रेट के आने से पहले था, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो पढ़ते हैं, अ पर्टिकुलर एंजाइम, सही है, एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ऐसे कि भाई स्पेसिफिक है। और इन्होंने लॉक और की
एग्जाम्पल ली थी, जैसे कि पर्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक्ड बाय पर्टिकुलर की। ठीक है, दिस थ्योरी डिपेंड अपॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल। ये थ्योरी एक फिजिकल कॉन्टैक्ट बोलती है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान, देन प्रोडक्ट बनेगा, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, द एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम हैज डिस्टिंक्ट शेप, rigid and the distribution of charges which is complementary to its substrate like log and key, where a log allow very few key to fit in. Similarly, enzyme allow a few complementary molecule to fit in and react with, rejecting an even fairly similar molecule. These enzymes work in absolute specificity, that is catalyze only one substrate. ये बताया गया कि एक्टिव साइट जो एंजाइम की है वो बहुत रिजिड है, चेंज नहीं होती। ठीक है, और जब सबस्ट्रेट आके इसके साइड पे अटैच होता है, जैसे कि कुछ ताले जो हैं वो कुछ की से खुल जाते हैं, ऐसे ही स्पेसिफिक एंजाइम आएगा जब उसकी सबस्ट्रेट उसके पास जाएगा स्पेसिफिक एंजाइम के पास, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है और ये एक्टिव साइट है, दोनों अटैच हो गए, प्रोडक्ट बन गया, शेप में कोई चेंज नहीं आया और ये प्रोडक्ट जा रहा है। इंड्यूस फिट मॉडल का ये कहना है कि जब आगे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है एक एंजाइम की एक्टिव साइट पर, जैसे वो अटैच होता है तो अपनी शेप को चेंज करता है, इंड्यूस करता है और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कॉशलैंड ने डिस्क्राइब किया था 1959 में इंड्यूस फिट नाम से ये मॉडल। उसने बोला जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके कंबाइन हो जाता है, एंजाइम के साथ आके अटैच्ड हो जाता है, ठीक है, वो चेंज करता है एंजाइम के स्ट्रक्चर को। इस चेंज इनेबल द एंजाइम to perform the catalytic activity. This means according to this model, the active site is flexible. तो इसमें ये बताया गया है कि जब एक सबस्ट्रेट आता है तो वो आके एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज कर देता है और इस चेंज की वजह से एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि एक्टिव साइट जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। Therefore, the change in active site occurred during catalytic reaction is responsible for the conversion of substrate into product. और जो शेप में चेंज आ रहा है उसी वजह से एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये एक सबस्ट्रेट है और ये एक्टिव साइट दी गई है। एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड, जब सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो एंजाइम ने चेंज शेप को चेंज करा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में बताया गया है जो कि बहुत ज़रूरी है। जब एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है तो अगर एंजाइम मौजूद नहीं हो तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन जब एंजाइम होता है तो वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा तादाद में हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चले गए
मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ गया. ठीक है. द क्वेश्चन अराइज हियर, how enzymes are able to accomplish such effective catalytic and why thermodynamically favorable reaction do not proceed on their own at all relatively rapid rates in absence of enzyme. कि बोल रहे हैं कि इंजाइम जो है वो कैसे अकम्प्लिश करते हैं इतनी इफ़ेक्टिव कैटालिसिस को, और वाई थर्मोडायनामिकली फेवरेबल रिएक्शन डू नॉट, थर्मोडायनामिकली फेवरेबल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होते अपने आप से एट रिलेटिव रैपिड रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम. ठीक है, एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स में. ठीक है. Chemically transformation require breakdown of covalent bond of substrate. ठीक है. जब एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है केमिकल में, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो फिर सबसे पहले ब्रेकडाउन होती है कोवेलेंट बॉन्ड की सबस्ट्रेट में. ठीक है. फॉर दिस रिएक्टेंट मस्ट कंटेन सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द बैरियर. रिएक्टेंट जो है उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो बैरियर को ओवरकम कर सके. उस बैरियर का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. इट कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी that is required to activate atoms or molecules to the condition in which they can undergo chemical transformation. वो बैरियर या वो एनर्जी जो कम से कम मिनिमम है, कम से कम चाहिए एक रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए. ठीक है. इन नॉन लिविंग सिस्टम में हीट इज यूज्ड to increase the effective collision and work as activation energy. नॉन लिविंग सिस्टम में मतलब कि जो लिविंग सिस्टम के अंदर नहीं होता, सिर्फ डेली लाइफ में हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं जो लेबॉर्ट्री वगैरह में होते हैं, उसमें ये लोग हीट इस्तेमाल करते हैं ताकि इफेक्टिव कोलिजन हो और ज़्यादा ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में. बट लिविंग सिस्टम में हम हीट इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है. Because the biomolecules are sensitive to heat, so the system decreases the amount of his activation energy by enzyme. क्योंकि हमारे अंदर बहुत सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स जो कि डीएक्टिवेट हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर. सो हम लोग जो है एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करे, वो मिनिमम एनर्जी को और कम कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में. ठीक है. प्रोडक्ट में the important role played by the enzyme during reaction is that they lower the activation energy of the reaction. ठीक है. The enzyme react with the enzyme rich and enzyme poor energy rich and energy poor molecule to form an intermediate complex. जो एंजाइम वो रिएक्ट करता है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल से भी और एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल से भी ताकि वो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना सके. दिस कॉम्प्लेक्स अगेन ब्रेक इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम. फिर वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है और प्रोडक्ट और एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है. इफ एक्टिवेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज लो, many molecule can participate in reaction. अगर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जो इस कॉम्प्लेक्स की जो एंजाइम बना रहा है उसकी कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और रिएक्ट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. इन दिस वे एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड बाय द एंजाइम. ठीक है. इसकी वजह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो कम हो जाएगी. सही है. बट this action equilibrium, that is ratio of reagent and product concentration, is never altered. पर जो है इस एक्शन इक्विलिब्रियम में रेशियो ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा. ठीक है. जितने प्रोडक्ट बनेंगे उतने ही रिएक्टेंट. एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है.
सो गाइस मेरा लेक्चर यहीं तक था। कल की वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स हैं हमारे पास एंजाइम के 4 से 5 फैक्टर्स हैं और उसकी क्लासिफिकेशन है। देन हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, जितना हो सके उतना सपोर्ट करें और अपनी राय ज़रूर कमेंट में दें कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्या मुझे चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फॉलो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी जो कॉलेजेस क्लासेस वगैरह ग्रुप्स वगैरह में मेरा लिंक शेयर करें। और दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा।